स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। दोस्तों, अगर हमारा मन नियंत्रित है तो इससे बड़ा हमारा साथी कोई नहीं। ये हमें सही गाइडेंस कर देगा, सही अप्रोच में ढालेगा और हम एक बहुत ही निखरे हुए इंसान की तरह उभर के आएंगे। लेकिन अगर यही मन अनियंत्रित हो जाए तो ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पर्टिकुलरली ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स को टारगेट कर रहा है, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। ठीक है, हम पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन अक्सर हमारा ध्यान मोबाइल पे चला जाता है। हर 15 मिनट पढ़ने के बाद मोबाइल खुल जाता है, कोई करंट अफेयर की चीज़ पढ़ी, अब दिमाग में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, मोबाइल खोला, लेकिन वो खोलते खोलते हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इन डिस्ट्रैक्शन से बचने की ज़रूरत है। लेकिन जिस चीज़ से हमने लड़ना है, जिस चीज़ से बचना है, सबसे पहले अगर हमें यह पता होगा कि उसका कारण क्या है तो हम उसको बेटर डील कर सकते हैं। तो अगर डिस्ट्रैक्शन के कारणों की बात आपसे मैं करूं तो इसके पीछे मुख्य रूप से आज की डेट में 4 कारण माने जाते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि जिस तरीके से ईश्वर ने, जिस तरीके से एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हमारा ह्यूमन ब्रेन डेवलप हुआ है, ये एक कारण बनता है जिससे कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हुआ क्या है कि आज से कई साल पहले, ठीक है, हमारा ब्रेन जब डेवलप हो रहा था, और ये कहानी मैं इससे पहले आपको बताऊं, आपसे सबसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम चैनल और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कनेक्ट नहीं हो रखे तो अभी के अभी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। इस QR कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। या फिर टेलीग्राम पे आप इसको सर्च करेंगे चंदन लर्निंग विदाउट स्पेस, तो यू विल बी एबल टू फाइंड मी। मेरी ऐसी ही गंदी सी फोटो बनी होगी जहाँ पे वो चैनल है और अराउंड 2.53 के सब्सक्राइबर्स होंगे। सो दैट इज अ चैनल जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम कंटेंट, PDFs, ये सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, राइट। एंड इंस्टाग्राम पे दिस इज माई हैंडल, ठीक है, यहाँ पे मेरी थोड़ी अच्छी फोटो है, राइट। सो यू कैन कनेक्ट विद मी हेयर एज वेल, राइट। एंड इस QR कोड को स्कैन करके वी कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था रीजंस की, ह्यूमन ब्रेन कैसे डिस्ट्रैक्शन बनता है, किस तरीके से ईश्वर ने हमारे ब्रेन को डेवलप किया जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आज की डेट में। देखो, इंसान, ठीक है, ह्यूमन, ये वाइल्ड एनिमल था पहले, ठीक है। वाइल्ड एनिमल क्यों था? क्योंकि ये सिविलाइज्ड नहीं था, जंगलों में रहता था। जब जंगलों में रहता है तो अलग अलग तरह की थ्रेट्स हैं इसके पास। किस तरह का थ्रेट है? नेचुरल कैलामिटी का थ्रेट, नेचुरल कैलामिटी के साथ साथ दूसरे जानवरों से थ्रेट, ठीक है। कभी तूफान आने वाला है, कोई दूर से बहुत जोर से आवाज आई, पता लगा बाढ़ आ रही है, ये थ्रेट, दूसरे जानवरों का थ्रेट। तो होता यह था कि जब भी पुराने समय पर जब हम सभ्य नहीं थे, हम बेसिकली पशुओं की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, तो क्या होता था, हम थोड़ा सा सोते थे, विश्राम करते थे, लेकिन हमारा ब्रेन ऐसा था कि ये एक्टिव रहता था चारों तरफ। हल्की सी कोई आवाज आई, पता लग गया शेर आने वाला, भागो, ठीक है, या फिर उस शेर का हम शिकार करेंगे, राइट। तो ये हमारे ह्यूमन की डिस्ट्रैक्ट होने, ह्यूमन ब्रेन की डिस्ट्रैक्ट होने की इस टेंडेंसी ने ही हमें यहां तक पहुंचाया है। इसी चीज ने हमें सरवाइव करने में हेल्प की, राइट। सो ये एक नेचुरल प्रोसेस था, ये अच्छी बात थी। लेकिन आज की डेट में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है कि हल्की सी कोई चीज आ गई और हम हो गए डिस्ट्रैक्ट, थोड़ा सा कहीं से साउंड सुनाई दिया, हम हो गए डिस्ट्रैक्ट। तो इस चीज से बचने का सीधा सीधा उपाय ये है कि आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करके रखें, ठीक है। यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज, ठीक है। प्रायोरिटी सेट करने के साथ साथ कोशिश कीजिए कि जहां पर भी आप स्टडी कर रहे हैं, वो जो प्लेस ऑफ स्टडी है, ठीक है, वो सेक्लूजन में है, एकांत में है, ठीक है, सेक्लूजन में है या फिर एकांत में है। एकांत में पढ़ाई करने से जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सीधी सीधी चीजें आपके अंदर जा रही हैं। ऑन दी अदर हैंड आपको अपनी नेचर को भी समझना पड़ेगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि एकांत में ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, एकांत में उनके मन में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। ग्रुप में बैठते हैं, 4-6 लोग उनको देख रहे हैं, उनको पता है कि अब मैं बैठा हूं, बार बार उठूंगा, हिलूंगा, तो कहीं ना कहीं लोक लाज का फैक्टर आ जाता है। तो वो कोशिश करते हैं कि फोकस करूं, 3 घंटे तो मैंने बैठना ही है। तो अपनी नेचर के हिसाब से इस चीज को आप केटर कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर इस ह्यूमन ब्रेन की वजह से आपने डिस्ट्रैक्ट होना भी है तो कैसे डिस्ट्रैक्ट हो कि आपका यूट्यूब का बेल नोटिफिकेशन बजे कि मॉर्निंग के करंट अफेयर्स की वीडियो आने वाली है, ठीक है। आपका अलार्म बजे कि सुबह इस टाइम पर उठना है और लक्ष्मीकांत की पॉलिटी को पढ़ना है।
आपको अचानक नोटिफिकेशन आए कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, यू हैव टू प्रिपेयर। एग्जाम की नोटिफिकेशन को लेके इस तरीके की डिस्ट्रैक्शन, अलर्टनेस जरूरी है। ठीक है, सो इसको डिस्ट्रैक्शन की बजाय व्हाट यू हैव टू ट्रांसलेट दिस इनटू इज अलर्टनेस। ठीक है, इसको अलर्टनेस में तब्दील कीजिए। ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं यार, ये स्टडीज बताती हैं कि एक दिन में लाखों थॉट्स आते हैं। अब किस थॉट को जितनी आप अटेंशन दोगे, जिस भी थॉट को जितनी अटेंशन दोगे, वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके मन में दो तरीके के थॉट्स आए। आज मॉर्निंग में अनुष्का शर्मा से रिलेटेड एक आर्टिकल किया था जहां पे कॉपीराइट्स एक्ट इंपॉर्टेंट था। एंड वो क्यों इंपॉर्टेंट था? बिकॉज अनुष्का शर्मा के ऊपर कुछ टैक्स लाइबिलिटीज बन रही थी। तो यहाँ पे एक थॉट है अनुष्का जी, ठीक है, वाइफ ऑफ ऑनरेबल विराट कोहली सर, राइट, एंड दूसरी तरफ है कॉपीराइट्स एक्ट। अब कुछ बच्चे हैं जो कॉपीराइट्स एक्ट के ऊपर फोकस करेंगे कि कैसा सवाल आ सकता है, इसके कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, क्या पे हमें ट्रैप में फंसाया जा सकता है, परफॉर्मर्स राइट क्या होता है, कौन सी टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। दूसरी तरफ बच्चे सोच रहे हैं कि इनकी लास्ट मूवी कौन सी थी, ठीक है, इन्होंने कौन से अवार्ड फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी रही थी, और ज़्यादा 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 इसको एनर्जी देते रहेंगे तो बहुत जल्द उन्होंने करंट अफेयर के सेशन को बंद करके यूट्यूब पे लगा देंगे डांस पे चांस मार ले। ये होता है। तो हमने इस चीज़ को नहीं करना, हमने सही जगह पे अपनी अलर्टनेस को सही जगह पे चैनलाइज करना है, और ये तभी चैनलाइज होगा जब आपकी प्रायोरिटी सेट होंगी। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, योर एग्जाम और एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट जरूरी है, कभी कभी करना चाहिए, बट सही टाइम पे सही चीज़, सही टाइम पर सही अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़, ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ह्यूमन ब्रेन की कुछ बेसिक प्रवृत्ति है जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरी चीज़ टेक एज। टेक एज में क्या होता है कि कोई भी थॉट हमारे मन में आता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, हम इमीडिएटली मैसेज खोल लेंगे या कोई ऐप खोल लेंगे जिसमें सर्च कर लेंगे हम। तो एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, जैसे जैसे थॉट्स हमारे आते जा रहे हैं हम उसी के गुलाम बनते जा रहे हैं और गूगल पे ऊल जलूल चीज़ों के बारे में बस पढ़ते जा रहे हैं, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन से अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को भरते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन प्रायोरिटी इज द ओनली थिंग दैट कैन सेव अस। प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी हमारा सिलेबस है। जिज्ञासा सही है, थोड़ा अवेयरनेस पता होनी चाहिए, लेकिन ये समझ आनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के बिना हमारा काम बन सकता है। ठीक है, तो सिलेबस इज द प्रायोरिटी, ताकि टेक एज को आप सिलेबस से रिलेटेड चीज़ों को सर्च करने में, उनके बारे में पढ़ने में यूज़ करें। ठीक है, सो टेक एज में ये इस दिक्कत को ऐसे आप हैंडल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारा फ्रेंड सर्कल कई बार इतना बड़ा होता है कि व्हाट्सएप जो है हर 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद टुन 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 चलता जा रहा है। तो इसमें भी आप व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस को ऑफ कर लो। ये रखो कि हर 3 घंटे के बाद, जब मुझे पता है कि मैंने अपना सफिशिएंट टाइम स्टडीज़ को दे दिया, उसके बाद मैं चेक करूंगा, एंड अकॉर्डिंगली एक ही गो में आप रिप्लाई कर दो। ठीक है, ताकि ये डिस्ट्रैक्शन ना बने, क्योंकि ये हल्की सी बेल बजेगी और ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि हमारा ऐसा ही डिजाइन है, इसका ध्यान सीधा उस नोटिफिकेशन की तरफ चला जाएगा और जो पढ़ रहे थे वो निकल जाएगा। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी। रही कुछ जो बची कुछ कसर है, वो हमारी खुद की एज का भी बड़ा कसूर है, उम्र दा कसूर कहते हैं। तो यही एज है जहाँ पे या तो हम अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, या रिलेशनशिप्स में कई लोग आ जाते हैं। नाउ बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज नॉट अ बैड थिंग एज लॉन्ग एज इट इज कंस्ट्रक्टिव, इट इज हेल्दी एंड इट इज पॉजिटिव, टॉक्सिक नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आप जिस किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हैं वो आपको इनकरेज कर रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ही और शी इज pushing you to achieve your goal, she is encouraging you, she is becoming your motivation, या he is becoming your motivation कि नहीं करो, तब तक ठीक है। लेकिन अगर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए कि वहां पे अपना सेल्फ इंटरेस्ट दिख रहा है कि ये मेरा पार्टनर अगर IAS बन गया मेरी ऐश है, वहां पे वो चीज़ गलत है। ठीक है, एंड रिलेशनशिप में होता गया कि एक अलग ही फीलिंग आती है, पेट में गुदगुदी वाली। ठीक है, एंड इट्स अ वेरी अमेजिंग फीलिंग कि यहाँ पे एक तरफ आपके पास ऑप्शन है कि पढ़ाई करनी है जहाँ पे थोड़ी पेन लगेगी, आपका जोर लगेगा, दूसरी तरफ है कि चलो जी फूलों बहारों की ये बातें हो रही हैं जहाँ पे जोर नहीं लग रहा, नेचुरली सब कुछ चल रहा है और मज़ा आ रहा है। तो ऑब्वियसली टेंडेंसी रहती है टू गो दिस वे। लेकिन यहाँ पे अगेन प्रायोरिटी क्या है? इस एज में योर प्रायोरिटी शुड बी योर करियर डेवलपमेंट। ठीक है, करियर डेवलपमेंट से ही आगे सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एंड जहां पे वो रिलेशन इस करियर डेवलपमेंट को पुश देगा इन द राइट डायरेक्शन, दैट रिलेशनशिप इज डिजायरेबल, इट इज रियली गुड। जहां पे दिक्कत आ रही है वहां पे सोचना पड़ेगा। ठीक है,
तो अगर प्रायोरिटी रिलेशनशिप है देन गिव योर बेस्ट इन द रिलेशनशिप, बट अगर करियर प्रायोरिटी है तो मेक योर पार्टनर अंडरस्टैंड कि अभी टाइम जो है मुझे फोकस करने की ज़रूरत है ऑन माई टास्क एट हैंड, ऑन माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और अगर वो पार्टनर, इफ दैट पार्टनर इज रियली मेंट फॉर यू, दैट पर्सन विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। ठीक है, ट्रस्ट मी, दैट पर्सन डेफिनेटली अंडरस्टैंड्स ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, इसके बाद एग्जाम प्रोसेस, ये बहुत बड़ी चीज़ है यार। सबसे बड़ी चीज़ ना, ये एग्जाम का प्रोसेस ही अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। अब इस एग्जाम प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले तो 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, 3 की भी मैं 4 स्टेजेस बोलूंगा। ठीक है, 3 फॉर्मल स्टेजेस जो कि हैं आपकी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। जो चौथी स्टेज है ये इनफॉर्मल स्टेज है। ठीक है, ये फॉर्मल है, दीज आर फॉर्मल स्टेजेस। जो चौथी स्टेज है वो इनफॉर्मल स्टेज है, विच इज द स्टार्टिंग। अब स्टार्टिंग में आपने इंटरनेट से, फ्रेंड्स से या शायद टीचर से इस एग्जाम के बारे में समझ के अपनी तैयारी, ठीक है, अपनी तैयारी स्टार्ट की। अब इस तैयारी को स्टार्ट करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे और भी मिलती रहेगी कि मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत पढ़नी स्टार्ट की, लक्ष्मीकांत में आप कनेक्ट बना पा रहे हैं, या एनसीईआरटी आपने शुरू की। एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं, किसी से आवाज़ आ गई कि लक्ष्मीकांत का फ़ायदा होता है, एनसीईआरटी कुछ नहीं देने वाली, आपका ध्यान चला गया उधर, आधी एनसीईआरटी की बीच में रोक दी, लक्ष्मीकांत ले आए, बिना एनसीईआरटी के बेस के लक्ष्मीकांत समझ नहीं लग रही, फंस गए। फिर डिस्ट्रैक्ट हुए कि लक्ष्मीकांत तो कुछ नहीं है, डीडी बासु ही है, डीडी बासु के ऊपर चले गए, आधी लक्ष्मीकांत फिर वहां पे छोड़ दी, डीडी बासु पे चले गए। फिर कहीं से आवाज आई कि ये नहीं, इंस्टीट्यूट के बुकलेट्स और नोट्स ही काफी होते हैं, वहां चले गए। तो होता क्या है कि यू टर्न आउट टू बी अ बुक कलेक्टर, कलेक्शन बन जाती है बुक्स की, ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक राइट अप्रोच बहुत जरूरी है। ट्राई टू हैव अ गुड जेन्युइन फ्रेंड, ट्राई टू स्टे इन टच विद पीपल जो इस एग्जाम को सीरियसली अप्रोच कर चुके हैं, जो कोई भी बात बोलते हैं ऐसे नहीं बोल देते कि हाँ जी ठीक है लक्ष्मीकांत ही है, एनसीईआरटी का कोई फायदा नहीं होता। एनसीईआरटी का फायदा होता है। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी का फायदा नहीं है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं एग्जाम की अप्रोच को लेकर उनके पास क्लैरिटी कम है, राइट। एंड दूसरा आपके लिए, आप जब स्टार्ट करते हैं सही अप्रोच पकड़ें, सही गाइडेंस लें, और एक बार जब स्टार्ट कर दिया, जिस चीज़ को शुरू किया है, ठीक है, एनसीईआरटी बेसिक बुक्स आप सबको पता है कौन सी हैं बेसिक बुक्स, लक्ष्मीकांत इज अ वेरी गुड बुक, एनसीईआरटी दे आर बेसिक बुक्स, स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो जब शुरू किया, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, बाकी दुनिया जो मर्जी करते रहे, आपने एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, उसके बाद बेसिक बुक पे जाना है, दैट्स इट। लक्ष्मीकांत शुरू की, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स को और अच्छी ग्रिप बनानी है। साथ साथ पढ़ सकते हैं लेकिन और अच्छी ग्रिप, पूरी लक्ष्मीकांत जब हो जाती है, एक दो सब्जेक्ट्स दूसरे हो जाते हैं, इंटरलिंकेजेस बनानी आ जाती हैं, तब करंट अफेयर्स बेटर समझ लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है, राइट। स्टार्टिंग इसलिए ये फोर्थ स्टेज, मतलब पहली स्टेज तो ये हमारी स्टार्टिंग की ही होती है। इस स्टेज में व्हाट यू नीड टू डू, आपको इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन का ये भी कारण होता है कि बच्चे क्या होते हैं कि आंसर राइटिंग करते रहेंगे, किसी और को देखा आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो बस आंसर लिखने बैठ गए और कुछ कर ही नहीं रहे। फैक्चुअल डाटा गया तेल लेने, क्या करेंगे, जब प्री बिल्कुल सिर पे होगा तब फैक्चुअल डाटा को मगअप करने की कोशिश करेंगे। इतना सारा फैक्चुअल डाटा इन जस्ट अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 5 months मुश्किल होगा। तो स्टार्टिंग में इंटीग्रेटेड तैयारी करें, जहां पे फैक्ट्स, फिगर्स, एमसीक्यूज, स्पेशली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिनको पीवाईक्यू में कहता हूं, एंड आंसर राइटिंग पे एक बैलेंस तरीके से बढ़े आगे। इसी दौरान अपने ऑप्शनल को भी स्टार्ट कर दो, ठीक है, और उसको भी प्रैक्टिस करते रहो। जो कंपोनेंट हुआ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, आंसर लिखने की कोशिश की, इवैल्यूएट कराया, फीडबैक लिया, इंप्रूव किया, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज एंड कंटिन्यूज। ठीक है, जब आप खुद को एंगेज करके रखेंगे इस एक्टिविटी में, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगी। कहते हैं ना खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर मचाता है, तो जितना वेले रहोगे उतनी डिस्ट्रैक्शंस बढ़ेंगी, उतनी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इस पहली स्टेज में इंटीग्रेटेड तैयारी। अब जब प्री पास आ रहा है आपका, ठीक है, यहां पे अलग डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं। जब प्री पास आ गया तो वहां पे डिस्ट्रैक्शंस क्या आती हैं कि इकोनॉमिक सर्वे का शोर मच गया, बजट का शोर मच गया, आपका स्टैटिक पे ग्रिप है ही नहीं, इकोनॉमिक सर्वे की पड़ी हुई है, राइट। तो प्री से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि पिछले 8-10 महीनों में जितनी भी चीजें आपने की उनको आप कंसोलिडेट कीजिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं अपने स्टूडेंट्स के साथ, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में व्हाट आई डू, मैंने किया एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में हम कई पावर्स के बारे में पढ़ते हैं, यूरोपियन पावर्स,
जो इंडिया में आई, ठीक है, इन्होंने फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की, ठीक है, स्पेशली फर्स्ट फैक्ट्रीज इन्होंने एस्टैब्लिश की, वो इंपॉर्टेंट है। इनके एडमिन सिटीज जो थे ये इंपॉर्टेंट है, जैसे पौंडीचेरी किसका था, ये इंपॉर्टेंट है। गोवा पोर्चुगीज, पौंडीचेरी फ्रांस, ठीक है, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, राइट। तो ये चीज रहती है, ठीक है। अब हमने इसको फ्लो में करा, फ्लो में पढ़ा, ठीक है, वी हैव डन दिस इन अ फ्लो। तो जब कंसोलिडेशन करनी है तो हम टेबल्स बनाते हैं, ठीक है, ताकि बहुत जो हमने फ्लो में चीजें पढ़ी थी अब फैक्चुअल चीजों को याद करने के लिए टेबल्स बनाएंगे। एग्जाम्पल हम लिखेंगे कि इवेंट कौन सा था, उसका ईयर क्या था, उस ईयर की आउटकम क्या थी। ऐसा टेबल बना के हम क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं कि बहुत सारे पेजेस में फैली हुई इंफॉर्मेशन को एक टेबल में किया हो गया, ठीक है। ये खुद बनाएंगे, प्लस इसकी कुछ ऐसी बुकलेट्स रखेंगे जिससे हमारी ये चीजें तैयार हो रही हैं। इसी चैप्टर में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में एनेक्सेशन ऑफ ब्रिटिश भी होता है, तो उसमें क्या होता है, वॉर्स आती हैं, ट्रीटीज आती हैं, उन ट्रीटीज की आउटकम होती है और उनके ईयर होते हैं, ताकि क्रोनोलॉजी पता लग जाए। तो उस अप्रोच के साथ भी हम क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अब रीजंस वगैरह ये सारी कहानी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 8-10 महीने पहले, वो कहानी हमें पता है। अब ईयर, वॉर में क्या हुआ, ट्रीटी कौन सी हुई जिससे वो वॉर स्टार्ट या खत्म हुई, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सालाबाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये एंग्लो मराठा वॉर्स के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप सब जानते ही हैं, ठीक है। तो ये एक चीज रहती है कि कंसोलिडेशन हमें करनी चाहिए, राइट। इसी के साथ साथ ये तो हो गया, कंसोलिडेट कर लिया, इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब पेपर में अगर ये सोच के जाओगे कि मैं 100 क्वेश्चन है 100 के 100 कर दूंगा, इससे बड़ा मतलब यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, ये मूर्खता है। पेपर में अगर 100 में से 100 क्वेश्चंस करने वाला पेपर होता तो आपको नहीं लगता कि कट ऑफ जो है 87.5 गई थी 2020 में, और 100 से ऊपर जा नहीं रही कई सालों से, ठीक है। मैक्सिमम सबसे इजी पेपर जब आया था तब 116 गई थी, राइट। एंड इवन जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी तब भी फुल मार्क्स नहीं आते थे लोगों के। इतने इंटेलिजेंट लोग भरे पड़े हैं, अगर पेपर में से सारे क्वेश्चंस होने होते तो आपको नहीं लगता कि फुल मार्क्स आते। तो ये मान के चलो, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी 100 में से लगभग 40 क्वेश्चंस होंगे जो श्योर शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर पाएगा। उसको आगे गेस वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए उसने 40 क्वेश्चंस और में गेस वर्क किया, जिसमें से उसके 30 क्वेश्चन सही हो गए, तो इफेक्टिवली उसके लेट्स से इसमें से 3 गलत हो गए, कई बार गलती भी लग जाती है, ठीक है। तो इसमें से 37 और इसमें से 30 क्वेश्चंस, राइट। तो 67 क्वेश्चंस करेक्ट एंड 13 क्वेश्चंस रॉन्ग, राइट। तो इफेक्टिवली लगभग इसको डिवाइड करो 3 से, कितना, अराउंड 4 कैंसिल हो जाएंगे, कितने रह गए, 63, ठीक है। तो इसके लगभग 126 के आसपास कुछ मार्क्स बन जाएंगे। 40 क्वेश्चन आते थे, लेकिन जो गेस वर्क किया वो बहुत अच्छा किया। अब आप कहोगे ये तो फ्रॉड है, गेस वर्क कैसे, गेस वर्क को इंप्रूव करना पड़ता है, कैसे, टेस्ट सीरीज देके, रिपीटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके, और ना केवल प्रैक्टिस करके बल्कि एक अप्रोच फॉलो करके जिसको मैं कहता हूं 3 टैग रूल। 3 टैग रूल में जो आपके बिल्कुल श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, देखो कि हर टेस्ट में कितने हैं वो, ठीक है। अगर इसमें कोई गलती होती है, गो बैक टू बेसिक्स, बुक्स को फॉलो करो। जहां पे डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उसमें थॉट प्रोसेस देखो कि मैंने एलिमिनेशन जिसको किया, क्या वो थॉट सही था कि ये नहीं होना चाहिए आंसर, क्या वो थॉट सही था, ठीक है। उसके बाद जिस आंसर को मार्क किया अगर वो सही है तो देखो कि मैंने उस आंसर को मार्क क्यों किया, वाई बिटवीन बी एंड सी आई चोज बी, क्योंकि मुझे ये चीज लग रही थी कि इसमें क्रोशिया था, तो ये होना चाहिए था आंसर। एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो उसका अगर थॉट प्रोसेस सही है इट मीन्स योर गेस वर्क इज फाइन। और जहां पे गलत हो रहे हैं उसमें देखो कि क्या चीज मैं सोचता जिसकी वजह से मेरा गेस ठीक हो जाता, गिवन मेरे पास यही नॉलेज है, यू विल अंडरस्टैंड देन, ठीक है। और ये ओवरनाइट नहीं आता, ये रिपीटेड 30-40 टेस्ट दोगे तब जाके एक ग्रिप आएगी। 40 टेस्ट देने के बाद 41st फुल लेंथ टेस्ट जो आप दोगे उसमें देखना स्कोर कैसा जंप करेगा, एकदम से स्पाइक आएगा शूम करके, राइट। और ये क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं, इनको आप देखो एक्सप्लेनेशन पीडीएफ से कि इसमें मुझे क्या पता होता, ये जानने लायक था। अगर जानने लायक था, सिलेबस के साथ लिंक है, गो अहेड, इसको अब पढ़ लो एक्सप्लेनेशन पीडीएफ से, थोड़े नोट्स बना लो। अगर आपको पता है कि बहुत बहुत लॉन्ग शॉट है कि ऐसा क्वेश्चन ना आपने प्रीवियस ईयर में देखा, अभी भी जो सवाल पूछा गया बहुत ज्यादा अंदर घुस के पूछा गया, तब आप इसको छोड़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात, नो बिग डील, ठीक है। पेपर में, फाइनल पेपर में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। 100 के 100 करोगे, नेगेटिव बढ़ सकती है,
अगेन प्रॉब्लम आ सकती है। तो टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू की प्रैक्टिस की अप्रोच रहनी चाहिए, कंसोलिडेशन एंड टेस्ट सीरीज एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये आपके प्रीलिम्स के पास की अप्रोच रहेगी। इस अप्रोच में जब खुद को एंगेज करके रखोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इस स्टेज के ऊपर उनके दिमाग में वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कौन सी टेस्ट सीरीज लें, कौन सा क्रैश कोर्स लें भी या ना लें। और इसी कंफ्यूजन में क्या है कि जब वो कुछ पढ़ भी रहे हैं ना, उनके दिमाग में चल रहा होता है यार क्रैश कोर्स लूं कि ना लूं, या टेस्ट सीरीज ले लेता। आधा टाइम इसी चीज में सोचने में वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती है। दूसरी चीज, जब प्री क्लियर हो जाता है, ठीक है, अब जब प्री क्लियर हो गया, एकदम से आई खुशी की लहर अंदर से जो आपको कर देती है बावला। ठीक है, पॉजिटिवली, राइट। इनिशियली तो कुछ समझ ही नहीं लगता, और हम क्या होते हैं कि प्री के हैंगओवर में होते हैं कि अभी भी हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के पीडीएफ प्रिंट करा देंगे कई सारे, सिलेबस नहीं देखेंगे, करंट अफेयर्स आओ जी आओ प्रिंट करो, चले जाएंगे जेरोक्स दुकान पे। जबकि मेंस के टाइम पर क्या करना चाहिए, आपको इश्यूज आइडेंटिफाई करने चाहिए। उन इश्यूज को एक A4 शीट लो, उसकी मल्टी डायमेंशंस को वहां पे लिख लो। ठीक है, कि जैसे कोई इशू है, कौन सा इशू लें, ठीक है, लेट्स से डिफेमेशन का इशू है, काफी न्यूज में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस इसके बारे में क्या कहती हैं। ठीक है, आईपीसी सीआरपीसी में ये क्या लिखा हुआ है, ओल्ड केसेस इसके बारे में क्या कहते हैं, जुडिशरी में इसके कौन से केसेस चल रहे हैं, कोर्ट को क्या लगता है कि डिफेमेशन हटा देना चाहिए या नहीं हटा देना चाहिए, एंड आगे वे फॉरवर्ड। इस तरीके से आप बनाओगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए डेफेमेशन पे, यू विल बी एबल टू यूज दिस इनपुट्स एंड फ्रेम अ गुड आंसर। ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो मेंस में जब ये पता होगा कि यही अप्रोच फॉलो करनी है, तो अगेन ये जो किताबें इकट्ठी करने में कि नहीं लक्ष्मीकांत की बजाय अब डीडी बासु पढ़ता हूं, नो, लक्ष्मीकांत पढ़िए, इट्स गुड बुक। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, लक्ष्मीकांत की ही थीम्स में से आइडेंटिफाई करो कि मुझे क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड डिबेट्स, जो न्यूज में करंट में जो डिबेट्स चल रही हैं वो पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, उनको प्रिपेयर करो। उसमें अगर डीडी बासु की हेल्प करती है, गो फॉर इट। ये नहीं कि कवर टू कवर अब पढ़ना शुरू कर दो जो कभी पहले पढ़ा ही नहीं। कोई और बुक आ जाएगी ऐसे तो मार्केट में, उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए। डिस्ट्रैक्शन, कितना डिस्ट्रैक्ट हो गए, और अल्टीमेटली वी विल बी स्लेव्स ऑफ आवर डिस्ट्रैक्शंस। वी हैव टू टर्न इट इनटू अट्रैक्शन टू रीच आवर गोल। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव और इस अप्रोच से आपने चलना है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे प्री के हैंगओवर की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम प्रोसेस की बात बता रहा हूं कि एग्जाम प्रोसेस कैसे डिस्ट्रैक्टिव बन सकता है, ये वो उसका कारण है। ठीक है, फिर जिनका प्री नहीं क्लियर होता पहले, तो वो चलते हैं थोड़ा सा शौक अवस्था में, विच इज फाइन। ठीक है, हम इंसान हैं, मेहनत की है, जिसने मेहनत की होती है फल नहीं मिलता, दुख होता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ना चले जाओ। एंगेज योर सेल्फ इन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज क्या है कि आप उसी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए जैसे आपने मेंस का पेपर लिखना है। तो मेंस आंसर राइटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू विद इट, लिखते रहो, ये प्रिपेयर करते रहो टॉपिक्स। ठीक है, हैव अ गुड पीयर ग्रुप, कीप प्रैक्टिसिंग। इवन जिनका प्री क्लियर हो जाता है, हैव अ गुड पीयर ग्रुप। ठीक है, ये नहीं कि नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ बैठ गए और सिर्फ पॉलिटिक्स और फालतू बातें की। ठीक है, उनका कुछ नहीं होने वाला, राइट। आप सीरियस कैंडिडेट्स हैं, सो यू नीड टू हैव अ गुड पीयर ग्रुप। और पीयर ग्रुप में बैठ के आप जब मेंस आंसर लिखोगे, एक दूसरे से इवैल्यूएट करवाओ, टीचर से, मेंटोर से इवैल्यूएट करवाओ। आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है जो सर्विसेज में है, उनकी सलाह लो। वो इवैल्यूएट तो शायद ना कर पाए ड्यू टू देयर बिजी शेड्यूल, बट हाँ सलाह जरूर दे सकते हैं हाउ टू अप्रोच द आंसर राइटिंग करेक्टली। ठीक है, इस चीज को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, अगेन इससे भी डिस्ट्रैक्शन दूर होगी। डिस्ट्रैक्शन तब बनेगी जब आप कुछ नहीं कर रहे। जब आप कुछ नहीं कर रहे तो आपका ध्यान इधर उधर की चीजों में जाएगा कि मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, कॉलेज में हम एक साथ थे, अब वो कहाँ पहुंच गया, मैं यूपीएससी में, मैं कहाँ रह गया। दीज आर डिस्ट्रैक्शंस। फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव थिंग्स टू क्रैक द एग्जाम। कि कलेक्टर की कुर्सी, वो एसएसपी की गाड़ी, वो एसएसपी की कुर्सी मेरी है, जिले का लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथों में होना चाहिए, उस पर फोकस करो। ठीक है, अब ये चीज करने के बाद, राइट, जब आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचते हो, वहां पे फिर डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं। तब दिमाग में बहुत सारे ख्याली पुलाव बनने शुरू हो जाते हैं कि अब तो मैं कलेक्टर हूं ही। बहुत से बच्चे खुद को ऑलरेडी कलेक्टर समझना शुरू कर देते हैं, राइट, एंड दे डोंट गिव इनफ अटेंशन टू द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म
या फिर अगेन वो ऐसा डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि मेंस में अच्छे स्कोर करने के बाद भी फाइनल मेरिट में नहीं आ पाते। तो उस टाइम पर ज़रूरी है कि आप सही गाइडेंस लें, अपने डैफ को ध्यान से पढ़ें, अपनी वीकनेस के ऊपर काम करें, इंटरव्यू बोर्ड की डिमांड को समझें, और जो यूपीएससी का जो पैनल बन रहा है उसके मेंबर्स के बारे में जानने कि कैसी बैकग्राउंड है उनकी। मान लीजिए आर्मी बैकग्राउंड का कोई इंसान है, आपको मिल गया, ठीक है, और आपने एनसीसी का भी ज्वाइन किया था, तो हाउ टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज अ गुड एनसीसी कैडेट, एनसीसी की कैसे रेलेवेंस आप और ज्यादा अच्छी प्रोजेक्ट कर सकते हो, इन चीजों को तैयार करो। ठीक है, तो एंगेज रहोगे, बिजी रहोगे, डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगी। और एग्जाम प्रोसेस इतना लंबा है और इतनी सारी स्टेजेस हैं इसमें, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, ये इंसान को डिप्रेस भी कर देती हैं, कई बार इंप्रूव भी कर देती हैं। ठीक है, तो हमने कोशिश करनी है कि ये हमें इंप्रूव करें, राइट। तो एग्जाम प्रोसेस के पीछे डिस्ट्रैक्शन का कारण है लॉन्ग ड्यूरेशन, इसकी कॉम्पिटिटिव नेचर, और जब लैक ऑफ क्लैरिटी हमें होती है कि हमें क्या करना है, हमें पता नहीं होता। ठीक है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन तो आप समझ गए, अलग अलग स्टेजेस में आने वाली डिस्ट्रैक्शंस। कॉम्पिटिटिव नेचर में हमारा कई बार ध्यान होता है कि वो क्या कर रहा है, अच्छा उसने वो टेस्ट सीरीज की है, मैं भी वही टेस्ट सीरीज करता हूँ, फिर तीसरा फ्रेंड आया उसने कुछ और ले लिया, मैं वो ले लेता हूँ, फिर इसमें आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, दिस अगेन बिकम्स डिस्ट्रैक्शन। और जब क्लैरिटी ही नहीं है तो फिर तो यार बता दे, यार पढ़ा दे, यार प्लीज बता दे, क्या करूं, इसमें टाइम बर्बाद होता है। तो इन चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ के साथ रिलेट कर पा रहे हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है, तो इन डिस्ट्रैक्शंस को अगर आपने स्ट्रेंथ बनाना है तो आपको करना क्या है कि सही इंफॉर्मेशन की तरफ ध्यान दें। अनुष्का शर्मा केस था, अनुष्का शर्मा पे नहीं, कॉपीराइट्स एक्ट के ऊपर ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स जो हैं उसमें राहुल गांधी के ऊपर केस है। अब राहुल गांधी ने क्या गलत काम किए, क्या कंट्रोवर्सीज हैं, इज ही मैरिड सीक्रेटली और नॉट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज डिफेमेशन केस, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिफेमेशन इन इंडिया, राइट। इमरजेंसी से रिलेटेड केस क्या था, राजनारायण केस, इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या किया था इस केस ने, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, हाउ इज इमरजेंसी डिफरेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट रूल, ये चीज़ों पे ध्यान दो। तो राइट इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दो, राइट इन्फॉर्मेशन पे सही बुक्स पढ़ो। तो अगर आपको पता है कि कौन सी बुक्स सही है, उनको फिक्स कर दो, रादर देन हैविंग एक सब्जेक्ट के लिए 10 बुक्स इकट्ठी करने के बजाय एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, फायदा उसका होगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि एक कोई इंफॉर्मेशन जो 9 बुक्स में नहीं है, किसी एक बुक में दे रखी है, इसके पीछे चले जाएंगे एंड दे थिंक कि दे विल एक्सेल। ऐसा नहीं होता, ये सवाल भी नहीं आएगा इस चीज पे, इस इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो लगभग हर बुक में सही से कवर्ड होती है। तरीका ये है कि वो प्रेजेंट कैसे हो रखी है, टेबल्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, जो इंसानी माइंड को समझने में आसानी होती है, उनकी तरफ जाओ। सही लेक्चर्स को अटेंड करो, यूट्यूब में भरा पड़ा है, यूट्यूब बहुत से लेक्चर्स है। ठीक है, तो बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं उसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट चल रहा है, एजुकेशन नहीं चल रही। एडुटेनमेंट इज फाइन, बट उस एडुटेनमेंट में एजुकेशन का कंपोनेंट शुड बी डोमिनेंट। तो सही लेक्चर्स की तरफ जाओ ताकि आपकी फोकस, आपका ध्यान एजुकेशन यानी क्लैरिटी की तरफ रहे। राइट मेथड फॉलो करो। ठीक है, यू शुड फॉलो द राइट मेथड। राइट मेथड में अप्रोच आती है, विच मीन्स कि कौन से टाइम के ऊपर, अगर प्रीलिम्स के टाइम पे आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, दैट कैन बी डेट्रीमेंटल, और मेंस के टाइम पे आप अभी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रटने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज अगेन डेट्रीमेंटल। योर फोकस शुड बी कि जितनी इंफॉर्मेशन आती है आंसर कैसे लिखूं, बस 2 पॉइंट आते हैं लेकिन आंसर लिखना है, ये अप्रोच होती है वहां पे। और दिस वर्क्स, चाहे 2 पॉइंट्स आते हो तब भी आंसर लिखो, 150-250 वर्ड्स का। 2 पॉइंट जब लिखना स्टार्ट करोगे ना, ट्रस्ट मी ऐसा होता है कि 2 आते हैं ना, जब लिखना स्टार्ट करते हो 3 और निकल आते हैं, और उन 2 को फर्दर कैटेगराइज करने की कला होती है, बार बार लिखोगे ना जब, तो वो डेवलप होती है। तो सही टाइम पे सही चीज, कौन से एग्जाम, कौन सी स्टेज को कब टारगेट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सही कॉम्पिटिशन, अब आप अपना मुकाबला ही ऐसे बच्चों से रख रहे हो जो सीरियस नहीं है, तो दैट इज रॉन्ग। आप अपना मुकाबला उन लोगों से रखो जो सीरियस हैं, दिन रात एक कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं पर उनकी अप्रोच ही गलत है, उनसे उनको देखोगे तो आप अपनी भी अप्रोच गलत कर लोगे। तो इस चीज से भी, अगर इस चीज से बचोगे, अगेन यू विल बी चैनलाइजिंग योर एनर्जी इन राइट डायरेक्शन। राइट मेंटोरशिप वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी फैमिली में आपके सिबलिंग, आपके पेरेंट्स अगर सर्विसेज में है या उनको यूपीएससी का एक्सपीरियंस है, दे कैन गिव अ वेरी गुड मेंटोरशिप, राइट। लेकिन अगर इसकी कमी है तो यू कैन ऑलवेज फाइंड गुड मेंटोर्स। वो आजकल हर कोचिंग में ये प्रोग्राम्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, एंड मेंटोर्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड, उनको पता होता है कि एस्पिरेंट की क्या प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, एंड वो गाइड करते हैं। ठीक है, सो सही मेंटोरशिप अगर आपको मिलती है तो अगेन ये सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं कि सही बुक्स कौन सी हैं, सही लेक्चर्स कैसे अप्रोच करने हैं, सही मेथड कैसा फॉलो करना है टू इंप्रूव योर प्रीलिम्स एमसीक्यू अटेम्प्ट एंड मेंस आंसर राइटिंग। कॉम्पिटिटिव होना है
लेकिन सही जगह पे सही इंसान के साथ अपनी लड़ाइयाँ सीखनी है कौन सी है मेरी, राइट। तो राइट मेंटोरशिप विल बी हेल्पफुल एवरीवेयर। और सही पीयर ग्रुप है अगर आपका, तो आपका पीयर ग्रुप आपको मोटिवेट करेगा रादर देन कि आपकी टांग खींचे, या फिर रादर देन कि वो खुद हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब इस चीज़ में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ दैट टीम स्टडी IQ ने एक बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। जैसा इस बैच का नाम है वैसा इसका काम है। इस बैच में एक बार आप एनरोल करोगे तो आपको इन अलग अलग स्टेजेस की तैयारी के लिए टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, यू विल नो कि जब तैयारी स्टार्ट करनी है तो मैंने किस अप्रोच से स्टार्ट करनी है, जो कि लाइव क्लासेस में आपको पता लगेगा। ठीक है, बेसिक से शुरुआत होगी, जो फैकल्टी बोलेंगे वो बेसिक से शुरू होगा और धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने, कैसे करने, इसमें कवर हो रहा है। मेंटोरशिप प्रोग्राम इस कोर्स में मिलेगा, फाउंडेशन कोर्स इसी कोर्स में मिलेगा। तो मेंटोरशिप से टाइम मैनेजमेंट, बुक्स एंड मेनी अदर थिंग्स, आंसर इवैल्यूएशन, आंसर फीडबैक एंड मेनी अदर थिंग्स मेंटोरशिप के थ्रू आपको टाइमली प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू के हर स्टेज के लिए ये बैच है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है और क्या अप्रोच इसमें है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि देखो इसकी क्लासेस हमारे फ्रेश बैच की 8 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आप में से जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और एनरोल करते हैं तो 8 अप्रैल से डे 1 से आप इसके साथ जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, अब अप्रैल से लेके जनवरी एंड तक हम क्या करेंगे, हम प्रीलिम्स के ऊपर फोकस, इंटीग्रेटेड तैयारी के ऊपर फोकस करेंगे, जहां पे प्रीलिम्स की फैक्चुअल चीजें और मेंस आंसर राइटिंग दोनों को तालमेल बना के चलेंगे। ठीक है, इसमें फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडेड है, बेसिक से टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, करंट अफेयर्स पर अच्छी ग्रिप आपकी बनाने में हेल्प की जाएगी एंड एक बेस आपका बन जाएगा। आफ्टर जनवरी व्हेन यू हैव टू फोकस ऑन प्रीलिम्स, तो आपकी उस तैयारी को कंसोलिडेट करवाया जाएगा। तो अलग से कौन सा क्रैश कोर्स लूं, कौन सी टेस्ट सीरीज लूं, कोई टेंशन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। आपको आप ऑलरेडी हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट हैं, हमारी टेस्ट सीरीज का पार्ट है, तो इसमें एक बार एनरोल कर दिया तो SIP प्लस विच इज आर क्रैश कोर्स उसका पार्ट है, उसमें सारी बुकलेट्स आपको मिलेंगी। ठीक है, इवन जब आप एनरोल करेंगे जिस दिन, तो उस दिन 4 बुकलेट्स आपको रिलीज करवा दी जाएंगी विच विल रीच यू अराउंड 7 to 10 डेज। ठीक है, और टोटल 15 से ज्यादा बुकलेट्स आपको मिलेंगी कोर सब्जेक्ट्स की। क्रैश कोर्स की बुकलेट्स विच विल बी कंसोलिडेटेड वंस इंक्लूडिंग टेबल्स, ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स, वो प्रीलिम्स से पहले। टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में, ठीक है, उसमें भी इंक्लूडेड हो आप, अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं। प्रीलिम्स अगर क्लियर हो जाता है, क्रैक हो जाता है, तो आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जहां पे जो प्रीलिम्स क्लियर किए हुए बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में एनरोल किया, उनके साथ आप बैठोगे, एक दूसरे को देखोगे, सीखोगे, मोटिवेशन लोगे, राइट, और हेल्दी कंपटीशन से आगे बढ़ोगे। और क्योंकि ये दिल्ली NCR में हमारी फैसिलिटी है जहां पे फ्री रहना और खाना पीना होगा, तो एक फैकल्टी का जो एक थोड़ा सा पर्सनल टच होता है, ठीक है, इन पर्सन टच, एक्स्ट्रा अटेंशन वो मिलेगी, जिससे आप मेंस में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इमीडिएट आंसर फीडबैक, आंसर इवैल्यूएशन, आंसर प्रैक्टिस, गाइडेंस, वो सारी चीजें ऐसे मिलेंगी। और क्योंकि पीयर सारे सीरियस लोग बैठे हुए हैं आपके पास, सो दैट इज द राइट पीयर ग्रुप टू हैव। ठीक है, दैट इज द राइट पीयर ग्रुप टू हैव, जो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि मोटिवेट करेगा टू गो इन द राइट डायरेक्शन। खुदा ना खास्ता अगर प्री नहीं भी क्रैक हुआ तो ऐसा नहीं कि आपको मेंस के लिए कुछ मिलेगा नहीं। मेंस में आपको ऑनलाइन मीडियम से, जिनका प्री नहीं हुआ वो कम नहीं होते किसी से, ठीक है, बस वो प्रूव नहीं कर पाए उस टाइम पे, तो ऐसा नहीं है कि हम आपको कम समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि उन लोगों ने अर्न किया है तो उनको एक्स्ट्रा टेंशन थोड़ी सी मिलेगी। आपके लिए क्या है कि आप मेंस के क्रैश कोर्स का पार्ट होंगे। हम 200 टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेंगे जिस पे सवाल बन सकता है, उसको प्रिपेयर करेंगे। जैसे मैंने बताया कि सारी डायमेंशंस उसकी कवर की कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हो जाएगा। आंसर प्रैक्टिस होगी, ठीक है, टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। तो जो बच्चे दिल्ली NCR में जिन्होंने प्री क्रैक किया है उनके लिए भी है वो, बाकी बच्चे ऑनलाइन मीडियम से वो दे सकते हैं। ठीक है, और इस पे काफी फायदा आपको मिल सकता है, राइट। गाइडेंस मिलेगी, इवैल्यूएशन होगी, फीडबैक भी आपको मिलेगा, राइट। नाउ ये सारी चीजें करके अब मेंस के बाद जिनका इंटरव्यू क्लियर हुआ है, तो इंटरव्यू में भी आपको सारे के सारे किस तरीके से बोर्ड को हैंडल करना है, डैफ को एनालाइज करना है और बेस्ट फुट फॉरवर्ड अपना रखना है एट दैट D-Day, उसकी गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, सो अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग टेस्ट सीरीज में कैसे करें, क्रैश कोर्स कैसे लें, मेंस को कैसे प्रिपेयर करें, इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करें, इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। एक बार इस कोर्स में आपने अगर एनरोल किया तो फ्रॉम प्रीलिम्स टिल इंटरव्यू आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। ऑल द थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड बाय टीम स्टडी IQ। सो हियर आर सम एडिशनल फीचर्स ऑफ आवर प्रोग्राम। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि 1000 से ज़्यादा लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, लाइव क्लासेस में
लाइव इंटरेक्शन हो जाती है, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके माइंड को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने की कोशिश की जाएगी कि राइट इन्फॉर्मेशन की तरफ फोकस किया, आपका डाउट आया उसको क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है, तो वो काफ़ी फायदा मिलता है। 1-to-1 मेंटोरशिप, यानी आपको एक मेंटोर मिलेगा, जो भी डाउट आया बुक्स को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेके, उससे पूछ लो, वो हेल्प करेंगे आपकी। वीकली रिवीजन टेस्ट के आगे भागते जो पीछे छूट गया सारा, ऐसा नहीं होगा, रिवीजन टेस्ट होंगे। आंसर राइटिंग की डेली प्रैक्टिस होगी, उस पर फीडबैक मिलेगा, इवैल्यूएशन होगी बाय एक्सपर्ट्स, तो उससे आप आंसर्स बहुत अच्छे लिख सकेंगे बाय द टाइम यू रीच योर मेन स्टेज। ज्ञानवानी सेशंस होंगे, इसमें क्या होता है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आते हैं या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आते हैं, वो अपने फील्ड में अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं, तो जिससे आपको पता लगता है कि IAS IPS IRS का काम क्या होता है। वो किससे सुन के आपको मोटिवेशन मिलती है। सो डीमोटिवेशन नहीं होगी, तो आपका डिस्ट्रैक्शन जो बनता है ना, ठीक है, कि रादर देन बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय अ मूवी जो IAS IPS पे बेस्ड है, आप यहाँ पे अपनी अट्रैक्शन बनाएंगे कि नहीं यार वो कलेक्टर बनना है मुझे, राइट। रिवीजन PDFs आपको दिए जाएंगे, हैंडमेड नोट्स दिए जाएंगे आपको, क्लास के हैंडमेड नोट्स हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, अलग से बनाने की जरूरत, वैसे तो बना लेना, बट इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एंड डेली करंट अफेयर प्रोग्राम से करंट अफेयर्स की भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इसमें बहुत जल्द हम मैगजीन भी स्टार्ट करने वाले हैं, स्टडी आई, क्योंकि जो सेपरेटली भी मार्केट में खरीदी जा सकती है, जो कि इस वक्त हमारे इस कोर्स का पार्ट है। हर महीने मंथली कंपाइलेशन मिलती है, ठीक है, जिसको अच्छे से रिवाइज करके आपके पूरे के पूरे महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वो कवर हो जाते हैं। एंड डेली करंट अफेयर प्रोग्राम से रादर देन वेटिंग फॉर द मैगजीन, वो पहले ही आप चीज़ें कहीं पढ़ लेते हो, तो मैगजीन में बस रिवीजन होती है, जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो 8 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अदरवाइज दिस बैच इज एक्सपेंसिव, बट इफ यू वांट टू सेव सम मनी यू कैन यूज द कोड CS Live, राइट। CS Live कोड यूज करने से आपको इस पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड यू कैन एनरोल इन दिस बैच इन ₹29,999, लगभग 30,000 के बैच में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड ये ऑल इंक्लूसिव बैच है, सब कुछ ही है इसमें। फाउंडेशन कोर्स, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस का क्रैश कोर्स, मेंस की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस, बुकलेट्स, कोर बुकलेट्स, ठीक है, सब्जेक्ट की बुकलेट्स, एंड क्रैश कोर्स के टाइम पे कंसाइज्ड बुकलेट्स, दोनों ही इसका पार्ट, सब कुछ इसका पार्ट है, ठीक है। तो ऑल इंक्लूसिव बैच है, बहुत इसका फायदा ले सकते हैं। सो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना अब, ठीक है, इधर उधर की टेंशन लेके, एंड फोकस ऑन दिस, एंड बहुत जल्द हम आपसे क्लासेस में मिलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको यूजफुल लगा। सो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप इस कोर्स को देख सकते हैं, इस कोर्स पेज पे लैंड कर सकते हैं। यू कैन फाइंड सम अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, एंड अगेन कुछ पैसे बचाने तो CS Live कोड यूज करके यू कैन सेव योर मनी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे फ्रेंड्स, बहुत जल्द आपसे अगले सेशंस में मिलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।